So we will start with comparison of conical pendulum and simple pendulum again. So we are going to start with comparison of conical pendulum and simple pendulum. So before we compare, let us quickly revise simple pendulum. तो कल हमने सिंपल पेंडुलम अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया था. तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है. प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में यू हैव what you have is a light and inextensible string, one end of which is attached with a bob. Bob is nothing but heavy dense metallic sphere. Then हमने इसको डिस्प्लेस किया था. We have displaced it through a small angle and released it. तो जब आप इसको डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे, it starts performing oscillatory motion. Under equilibrium, the position of the bob was A. Under displaced position, the position of bob is B. तो जब बॉब इक्विलिब्रियम में था, उसका पोजीशन ए था. फिर हमने डिस्प्लेस किया थ्रू सम स्मॉल एंगल थीटा. रिमेंबर, ये एंगल स्मॉल होना चाहिए. देन दिस बॉब स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन. और हमको ये प्रूव करना था कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ माइनस साइन. मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. या फिर व्हेन द रिस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to magnitude of displacement and is directed opposite to that of displacement. तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इन दोनों में से एक कंडीशन हमको प्रूव करना था. तो व्हाट वी हैव डन फॉर दैट, तो सबसे पहले अंडर डिस्प्लेस पोजीशन, मतलब जब बॉब डिस्प्लेस पोजीशन में है, जब बॉब बी पोजीशन पे है, तो पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. मैंने पेंडुलम बोला, बॉब नहीं, बिकॉज रिमेंबर पेंडुलम में स्ट्रिंग भी आता है और बॉब भी. तो पेंडुलम पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे. एक है टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स T dash, it is always in the direction of suspension. It is directed towards the point of suspension. दूसरा फोर्स है वेट mg. वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है. इंटेंशनली मैं थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड करके दिखाऊंगा. वी नो दैट ये होता है वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. बट इंटेंशनली व्हाट आई विल डू इज, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके दिखाने वाला हूँ, राइट. या फिर एक काम करेंगे, लेट अस नॉट एक्सटेंड इट मच. ये mg हो गया. सिर्फ बेसिक डिफरेंस याद रखना, कॉनिकल पेंडुलम में आप कौन से फोर्स के कंपोनेंट करते हो, टेंशन के. यहाँ पे किसके करते हो, mg के. तो यहाँ पे mg के कंपोनेंट्स होंगे. तो आई विल एक्सटेंड दिस लाइन. इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे. लेट अस एक्सटेंड दिस. ओके. देन यू मस्ट नो, यू मस्ट रिमेंबर, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. ये था वेट mg. mg और ये थीटा को जो लग के कंपोनेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट. तो ये कौन सा कंपोनेंट है, mg cos थीटा. एंड mg cos को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है साइन कंपोनेंट. तो cos को परपेंडिकुलर है साइन कंपोनेंट. ये कौन सा है, mg sin थीटा. तो इन डिस्प्लेस पोजीशन, जब पेंडुलम डिस्प्लेस पोजीशन में था, तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे. एक है टेंशन विच इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. एक है वेट mg. और mg के दो कंपोनेंट्स होंगे. mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. mg कैन बी स्प्लिटेड अप इनटू टू कंपोनेंट्स, mg cos एंड mg sin. और हम डायग्राम से हमको दिखता है यहाँ पे mg cos theta is balancing P dash. So mg cos theta is balancing tension in the string P dash, and mg sin theta इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन. और जो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो, इट नॉर्मली प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स. तो mg sin theta प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग क्यों, क्योंकि हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में जब आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो,
तो एक फोर्स जनरेट होता है जो होता है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड दैट फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जो भी फोर्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन हो, दैट इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल टू mg sin थीटा, दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स विद अ माइनस साइन। क्यों माइनस साइन? क्योंकि ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? टू द लेफ्ट। और मैंने पहले ही बोला स्मॉल एंगल, तो रिमेंबर इफ एंगल इज स्मॉल, तो ये जो साइन थीटा था ये बन जाएगा थीटा। For small angle, sin theta is approximately equal to theta. And also you should know arc length. Let us say ये distance है x. Arc length is radius into angle. और यहाँ पे radius मतलब length of the pendulum. तो arc length मतलब क्या हो गया? x. Radius कौन आ गया? l. And into angle. ये तो हम स्कूल से ही सीखते आ रहे हैं ना, arc length equal to radius into angle. तो x इक्वल टू एल थीटा, तो थीटा इज x अपॉन एल। therefore f इक्वल टू माइनस mg, थीटा इज x अपॉन एल। m constant, g constant, l constant, therefore force is directly proportional to minus x, hence proved that the motion of the pendulum, remember, when the displacement is small, is linear simple harmonic motion। 10 डिग्री से कम होगा तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो देन इट विल बी ए पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, या फिर इट विल बी एंगुलर मोशन बेसिकली। अब ये जो इक्वेशन है F इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, इसमें मैं F की जगह पे एम ए लिखता हूँ क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यू विल गेट एम ए इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, और यहाँ पे m एंड m विल कैंसल आउट, तो यू विल गेट a इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। वापिस से जी एंड एल कॉन्स्टेंट, मतलब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। therefore a by x equal to minus g by x, mod of a by x equal to plus g by l। ऐसा हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड आता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा आता है इफ यू रिमेंबर a बाय x। therefore time period is 2 pi under root of g by l, which is equal to 2 pi under root of l by g। तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन। यहाँ से हमने 4 लॉज देखे थे। नंबर 1, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। नंबर 1, टाइम पीरियड of simple pendulum is directly proportional to square root of its length. Time period of simple pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. Time period of simple pendulum is independent of mass, and time period of simple pendulum is independent of amplitude। तो ये 4 थे लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके बाद हमने कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम को कंपेयर किया था, तो आई विल डू दैट कंपेरिजन अगेन। कॉनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। conical pendulum and simple pendulum। तो पॉइंट नंबर 1, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको कॉनिकल पेंडुलम याद होगा, तो कॉनिकल पेंडुलम के केस में क्या था हमारे पास एक पेंडुलम ही था। तो इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम वी हैव पेंडुलम अगेन, वी हैव लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग अगेन। सिर्फ द थिंग इज, इस केस में हमने पेंडुलम को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, और रिलीज करने की जगह पे इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट वी गिव इट अ हॉरिजॉन्टल पुश। देखो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे भी एंगल स्मॉल है, यहाँ पे भी सिंपल पेंडुलम है, इसमें भी सिंपल पेंडुलम है। यहाँ पे आपने मेन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया बी पोजीशन पे थ्रू सम स्मॉल एंगल थीटा। यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो, यू आर डिस्प्लेसिंग इट थ्रू सम स्मॉल एंगल थीटा। ओके, देन सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पे आपने रिलीज कर दिया
यहाँ पे आपने रिलीज करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो दिस pendulum, bob of the pendulum starts performing circular motion in horizontal plane. तो जो बॉब है इट स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन स्ट्रिंग इट विल परफॉर्म, इट विल मेक अ कोन, हेंस द पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पे कोन बनता है बेसिकली। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो, मतलब जब कंपेयर करते हो इन शॉर्ट, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन शुड बी शुड बी द प्लेन ऑफ मोशन। तो इस केस में प्लेन ऑफ मोशन, plane of motion is a part of vertical circle. इस केस में plane of motion is horizontal circle। तो ये पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। तो ट्रैजेक्टरी, यू नो व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय द बॉब इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी का जनरल मतलब होता है पाथ फॉलोड। तो कोनिकल पेंडुलम में ट्रैजेक्टरी and and plane of motion of bob is horizontal circle. So in case of conical pendulum, trajectory or plane of motion is horizontal circle. In case of simple pendulum, you have trajectory and plane of motion, is a part of vertical circle, क्योंकि यहाँ पे सर्कल कंप्लीट नहीं होता है। इन दिस केस सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। इफ यू इमेजिन, so it is a very small part of vertical circle, hence the trajectory and plane of motion is a part of vertical circle. Number 2, मैंने बताया था आपको, in this case kinetic energy and potential energy are constants. So in case of horizontal circular motion, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम में बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा सेम होता है, हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड सिंस हाइट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कांस्टेंट। एंड आल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, याद रखना, इन दिस केस एंगुलर वेलोसिटी भी होता है कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट्स। बट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो हमको पता ही है, जब आप सिंपल पेंडुलम बोल रहे हो तो मोशन कौन सा है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो तो हमको ऑलरेडी पता है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट कांस्टेंट्स। हमको ऑलरेडी पता है कि मीन पोजीशन पे ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। मतलब जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, और जब एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड बैक टू काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब एक का कन्वर्जन दूसरे में, दूसरे का कन्वर्जन पहले में। बट देयर सम इज कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, बट देयर सम इज कांस्टेंट। यहाँ पे टोटल एनर्जी तो कॉन्जर्व होता ही है, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही कॉन्जर्व है, टोटल को कॉन्जर्व रहना ही है। वहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर नॉट कांस्टेंट बट द सम इज कांस्टेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कम से कम 4 पॉइंट चाहिए। टाइम पीरियड का इक्वेशन, ओके, तो लेट अस राइट डाउन टाइम पीरियड का इक्वेशन, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, यहाँ पे आता है L cos थीटा बाई g,
और यहाँ पे आता है टाइम पीरियड का इक्वेशन p इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/g। वैसे भी थीटा स्मॉल था, फॉर स्मॉल थीटा cos थीटा इज 1, तो दोनों इक्वेशंस मोर और लेस सेम ही है। देन यू आर फॉरगेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, द नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन किसने प्रोवाइड किया? सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे ये टेंशन है टी डैश, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है टी डैश कॉस थीटा जो mg को बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है टी डैश साइन थीटा। ये जो टी डैश साइन थीटा है इट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सिर्फ लिखने का लैंग्वेज अलग होता है। यू कैन से द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। फिर बुक में लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। देखो ऐसा है, ये जो सर्कुलर मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? टी डैश साइन थीटा। मतलब मोशन इज कंट्रोल्ड बाय टी डैश साइन थीटा। तो बुक में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन governs the motion of the pendulum, right? So the horizontal circular motion of conical pendulum is governed by horizontal component of tension. So it doesn't matter. It's okay if you write in a simple language. Simple language में लिख सकते हो, necessary centripetal force is provided by necessary centripetal force is provided by horizontal component of tension, right? And if you see here, यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो जो पाथ था, जो ट्राजेक्टरी था, mg साइन थीटा उसको टेंजेंट है। तो जब फोर्स टेंजेंट हो तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बोलते, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन इज गवर्न्ड बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेव, क्योंकि ये mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स is provided by tangential component किसका टेंजेंशियल कंपोनेंट? ऑफ वेट ऑफ बॉल, राइट। तो ये कम से कम 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन यू शुड नो, एक्सट्रीमली सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो पहला, trajectory and plane of motion is horizontal circle. Trajectory and plane of motion is a part of vertical circle. Kinetic energy and potential energy are constant. Kinetic energy and potential energy are not constant, but they're interconvertible. But their addition, that term is constant. Time period of conical pendulum is 2 pi root of L cos theta by g. Time period of simple pendulum under oscillatory motion is 2 pi under root of L by g. Necessary centripetal force is provided by horizontal component of tension, and the necessary restoring force is provided by tangential component of wave. Good. So now we can go ahead to the next topic. So अब before we go ahead with next topic, तो अगला टॉपिक है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हम लोग सिर्फ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे। Now we are supposed to go ahead with angular simple harmonic motion and its differential equation. So before we start with angular simple harmonic motion and its differential equation, basics of linear simple harmonic motion. क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो ही समझेगा, और इट इज इजी। तो यू डोंट हैव टू बेसिकली मेमोराइज, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कंपेयर कर लोगे तो। इस केस में हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया था वर्टिकल, यहाँ पे हम एक रिजिड सपोर्ट लेंगे हॉरिजॉन्टल।
then in this case we have taken a frictionless table. इस frictionless table के ऊपर था एक mass. You had a mass here. That's a mass. इस मास को अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग. स्प्रिंग का एक एंड है रिजिड सपोर्ट पे, दूसरा एंड है मास पे. जब फोर्सेस बैलेंस है, मतलब अंडर इक्विलिब्रियम है, तो स्प्रिंग डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक, राइट. तो स्प्रिंग जब रिलैक्स सिचुएशन में था, स्प्रिंग अंडर रिलैक्स सिचुएशन, मतलब ना हमने स्ट्रेच किया ना हमने कंप्रेस किया, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो. तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज x इक्वल टू जीरो. दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब इसमें दो केसेस थे. केस नंबर 1 था कि जब आप ब्लॉक को टू द राइट मूव करते हो, डिस्प्लेसमेंट टू द राइट, तो स्प्रिंग विल बी अंडर स्ट्रेच्ड सिचुएशन. ये स्ट्रेच सिचुएशन में है, तो स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड. डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज टू द लेफ्ट, इज टू द लेफ्ट. या फिर आप इस ब्लॉक को टू द लेफ्ट मूव कर सकते हो. आपने इस ब्लॉक को टू द लेफ्ट मूव किया था. व्हेन यू मूव दिस टू द लेफ्ट, देन द स्प्रिंग इज इन कंप्रेस्ड सिचुएशन. डिस्प्लेसमेंट इज टू द लेफ्ट, रिस्टोरिंग फोर्स इज टू द राइट. और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So this is in compressed situation. So in both the cases, in stretched and in compressed situation, force is oppositely directed to that of displacement, right? So जैसे ही आपने इसको stretch करके release कर दिया, the block will go back to its mean position and it starts performing simple harmonic motion, oscillatory motion. Important point ये है यहाँ पे, what is important is force and acceleration both are proportional to displacement and they are oppositely directed to that of displacement. अब in this case हमारे पास स्प्रिंग नहीं है, एक स्ट्रिंग है. We don't have a spring but we have a string. स्ट्रिंग मतलब वायर. यहाँ पे स्प्रिंग का एक एंड वर्टिकल सपोर्ट को कनेक्टेड था, वर्टिकल रिजिड सपोर्ट. यहाँ पे स्प्रिंग का एक एंड हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है. यहाँ पे स्प्रिंग का दूसरा एंड एक मास को अटैच था. यहाँ पे स्प्रिंग का दूसरा एंड एक डिस्क को कनेक्टेड है. तो वी विल कनेक्ट वन एंड टू अ डिस्क. दिस डिस्क इज मेटालिक डिस्क, और ये जो वायर है, स्ट्रिंग है, दैट स्ट्रिंग कैन बी नायलॉन और मेटालिक. तो यू हैव अ डिस्क, यहाँ पे डिस्क. गुड. देन जैसे आपने इसको टू द राइट या टू द लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया था, वैसे ही इन दिस केस इस डिस्क को आप रोटेट करोगे या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. रिमेंबर. तो बेसिक आइडिया क्लियर करता हूँ. अब लिखते कैसे बताता हूँ मैं, लिखने का काम बाद में करेंगे. सिर्फ कंपैरिजन कर लो, बिकॉज वी वांट टू स्टडी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन एग्जैक्टली सेम होते हैं. सिर्फ फोर्स यहाँ पे टॉर्क लिखते हो. रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 मैंने डिटेल में बताया था. जो इक्वेशन मैं वापस बता देता हूँ, डजंट मैटर रियली. जो इक्वेशन लीनियर मोशन में आता है वही इक्वेशन सेम टाइप का इक्वेशन होता है एंगुलर मोशन में. तो डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ पैरामीटर्स. इफ यू रिमेंबर, टू स्टार्ट ऑफ विद, लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स और एंगुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फा. राइट. क्लियर. यहाँ पे जैसे आप लिखते हो v इक्वल टू u प्लस 80,
यहाँ आप लिखते हो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ पे आप लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आप लिखते हो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आप लिखते हो एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, and here you will write down theta equal to omega initial t plus 1/2 alpha t square। यहाँ आप लिखते हो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे आप लिखते हो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। In this case, you write down A equal to dV by dt, and in this case, you write down alpha equal to d omega by, correct, right? और ओमेगा क्या है? d थीटा by dt। मतलब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो A is equal to second derivative of displacement with respect to time d2x by dt square। यहाँ पे second derivative of angular displacement with respect to time d2 theta by dt square। अब इतना सिमिलरिटी है तो मोशन के इक्वेशंस भी, मतलब यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस भी सेम आएंगे, डेफिनेशन भी सेम आएगा। सिर्फ जहां जहां पे लीनियर था वहां वहां पे एंगुलर वर्ड रिप्लेस करना है, जहां जहां फोर्स था वहां वहां टॉर्क लिखना है, जहां जहां मास था वहां वहां आई लिखना है, जहां पे ए था वहां पे अल्फा आएगा, जहां पे d2x बाई dt स्क्वायर था वहां पे d2 थीटा बाई dt स्क्वायर आएगा। तो अब जैसे हमने ब्लॉक को राइट या लेफ्ट में डिस्प्लेस किया था, वैसे हम इस डिस्क को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप रोटेट करोगे, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टू द राइट था तो रिपल्सिव फोर्स टू द लेफ्ट था, वैसे यहाँ पे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा टॉर्क विद अ माइनस साइन। तो इन दिस केस टॉर्क is directly proportional to magnitude of angular displacement, but is directed opposite to that of angular displacement। यहाँ पे force was directly proportional to linear displacement but was directed opposite to that of linear displacement, right? तो जैसे यहाँ पे आपने proportionality constant लिखा था k, F equal to minus kx, k को आपने बोला था force constant या फिर spring constant, वैसे ही यहाँ पे आप लिखोगे c, and that c is known as twist constant। क्या बोलते हैं इसको? twist constant। Why? Because when this disc is rotated, and by the way rotation के भी axis होते हैं यार, rotational motion, disc can be rotated through axis passing through its center, which is called as its own axis। Disc can be rotated about tangent perpendicular to the plane, disc can be rotated about diameter, this can be rotated about tangent in its plane। तो यहाँ पे जो रोटेशन है ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस है, क्योंकि स्ट्रिंग सेंट्रली अटैच्ड है। डिस्क को स्ट्रिंग सेंट्रली अटैच्ड है, तो डिस्क रोटेट करूंगा तो मैं डिस्क रोटेट कर रहा हूँ अबाउट द सेंटर, मतलब अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड, राइट? यहाँ पे when the block is displaced the spring is stretched or relaxed। यहाँ पे when the disc is rotated the spring is twisted। इसके बाद हमने क्या किया था? यू रिमेम्बर F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखने के बाद हमने क्या किया था, वो याद होना चाहिए। F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखने के बाद आपने लिखा था MA इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे भी टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा लिखने के बाद टॉर्क होता है आई अल्फा। मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। इसके बाद आपने लिखा था ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाय आई थीटा। देन ए की जगह पे आप लिखते हो d2x बाय dt स्क्वायर, और ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लाके प्लस k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे अल्फा की जगह पे आप लिखोगे
d2 theta by dt square plus c by I theta equal to 0. इसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया था हमने, अ लीनियर मोशन इन विच restoring force or acceleration are directed opposite to that of displacement and are directly proportional to magnitude of displacement is known as linear simple harmonic motion. यहाँ पे an angular motion in which torque, restoring torque or angular acceleration is directly proportional to magnitude of angular displacement and they are directed opposite to that of angular displacement is known as angular simple harmonic motion, right? तो क्या डिफरेंस है? नथिंग, एग्जैक्टली सेम। तो कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ मोशन चेंज हो गया और लिनियर की जगह पे एंगुलर हो गया। तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट मतलब ये सारा क्लियर होना चाहिए। ये पता है तो वो पता है, ये पता नहीं तो वो पता नहीं। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो यू विल सी मैं फ्लो को एज इट इज मेंटेन करूंगा जैसे हमने वहां पे लिखा था, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन वी विल कीप ऑन राइटिंग डाउन थिंग्स। अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है और लिखने आता है तो ये भी आएगा। तो लेट अस सी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन and its differential equation and its differential equation. So I will directly start with the point. The point is हमारे पास एक डिस्क है, मेटालिक डिस्क है, which is attached to a string, centrally attached to a string, right? So consider a metallic disc. Consider a metallic disc centrally attached to a thin wire. String मतलब wire, right? Preferably या तो नाइलॉन वायर होगा या फिर मेटालिक होगा। ये जो वायर है, इट इज इधर नाइलॉन वायर और इट इज metallic wire. What is the reason behind nylon wire or metallic wire? Elasticity. You know metals have high elasticity. जल्दी टूटता नहीं है वो। और बेसिकली दूसरी चीज पता होनी चाहिए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या। सपोज मेरे पास रबर है, I stretch the rubber and leave it. It goes back to its original dimensions. करेक्ट? तो आपने डिस्क को रोटेट किया तो वायर क्या हुआ? ट्विस्ट हुआ। ओके, तो रिलीज करने के बाद वापस जाना चाहिए ना, तब जाके ऑसिलेटरी मोशन होगा ना। करेक्ट? मैंने ऐसा कुछ लिया, एक ऐसा वायर ले लिया जिसका इलास्टिसिटी है ही नहीं, प्लास्टिक है वो। जिसका इलास्टिसिटी नहीं होता उसको प्लास्टिक बोलते हैं। और डेफिनेशन याद है, the property of a material by virtue of which the body regains its original shape after the removal of deforming force is known as elasticity, and the property by virtue of which a body does not regain its original shape after removal of deforming force is known as plasticity. Imagine एक वायर लगा दिए यहाँ पे जो प्लास्टिक इन नेचर है, मैंने डिस्क को रोटेट किया, छोड़ दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, उधर डूब गया, इट इज स्टक देयर। तो कोई मतलब नहीं है उसका, पॉइंटलेस है, बिकॉज अगर वहीं पे अटक गया तो इट विल नॉट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। तो दैट इज व्हाई नाइलॉन और मेटालिक ट्यूब, क्योंकि मेटल का इलास्टिसिटी हाई होता है, मेटल्स आर हाईली इलास्टिक इन नेचर। तो मेटालिक वायर दे ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, राइट? देन consider a metallic disc centrally attached to a thin wire, और ये जो थिन वायर है ये नायलॉन या मेटालिक वायर है, और इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम, ये वायर कहाँ से सस्पेंड किया आपने? फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, सस्पेंडेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट। Then when the disc is rotated, the string is twisted
right? When the disc is rotated, the string is twisted, and when the disc is released, जब disc release होगा, when the disc is rotated and released, it starts performing oscillatory motion in clockwise and anti-clockwise direction. When the disc is rotated, the string, मतलब the wire is twisted. The wire is twisted. Hence the wire provides. Therefore, the wire provides necessary restoring force. बराबर torque. एंगुलर मोशन में कभी भी फोर्स वर्ड डायरेक्टली नहीं आएगा, तो प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग टॉर्क. यहाँ तक क्लियर? So when the disc is rotated and released, when the disc is rotated and released, क्या होगा? It performs oscillatory motion. It performs oscillatory motion in clockwise and anti-clockwise direction. In clockwise and anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. तो जैसे आपने स्प्रिंग के केस में बताया था, when the mass is displaced to the right, the restoring force is to the left. यहाँ पे भी बोल दो, when the disc is rotated in clockwise direction, restoring force is in anti-clockwise direction. So when the disc is rotated in clockwise direction, when the disc is rotated in clockwise direction, the restoring torque is in anti-clockwise direction. Is in anti-clockwise direction, and vice versa. What do you mean by vice versa? If the disc is rotated in anti-clockwise direction, then the restoring torque is in clockwise direction. Therefore, torque is directly proportional to minus theta, where theta is angular displacement, और proportionality साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, इक्वल टू माइनस टी थीटा, वेयर सब मेंशन कर दो, वेयर टाउ इज रिस्टोरिंग टॉर्क, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, C is constant of proportionality, और इस constant of proportionality का नाम क्या है? Twist constant. Constant of proportionality known as twist constant. And is look, यहां से आपको मिल सकता है C इक्वल टू माइनस टाउ बाई थीटा. जैसे वहां पे K था माइनस F बाई एक्स, तो आपने बोला था वो जो K है फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. F इक्वल टू KX, माइनस साइन छोड़ दो फिलहाल, F इक्वल टू K इक्वल टू F बाई एक्स. व्हाट इज K? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे C क्या है? टाउ अपॉन थीटा. व्हाट इज टाउ? रिस्टोरिंग टॉर्क. तो इट इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
and S restoring torque is restoring torque per unit angular displacement. Per unit angular displacement. Why it is essential? क्योंकि देखो अब ऐसा है कि वो जो k था उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड किए थे? आपने बोला था f by x is k. आपने बोला था न्यूटन पर मीटर. Force is in Newton, distance is in meter. So similarly, torque is force into displacement. पता है ना torque is force into displacement. पता है ना पक्का? तो न्यूटन मीटर अपॉन दे तो कुछ नहीं है, एंगल है. एंगल इज एंगल, राइट? तो एंगल इज डायमेंशनलेस. तो ऐसा यूनिट ऑफ twist constant is Newton meter and force constant is Newton per meter. Okay, good. यहाँ तक क्लियर? अब अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने से पहले एक काम करो. बट लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. But what you know is torque equal to I alpha, equation number 2, where I, what is I? Moment of inertia of the disk about its own axis, where I is mi, moment of inertia or rotation inertia of disk about its own axis. And alpha is angular acceleration. Angular acceleration. जैसे force is mass into acceleration, torque is I into angular acceleration. क्योंकि m मतलब inertia of linear motion, I मतलब rotational inertia of angular motion. Alpha is angular acceleration, A is linear acceleration, right? Therefore, from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have torque equal to I alpha and you have torque equal to minus c theta. मतलब I alpha equal to minus c theta. Therefore, alpha equal to minus c by I into theta. Equation number 3, right? So from equation number 1 and 3, we see that, what do you see? Restoring torque is directly proportional to magnitude of angular displacement and is directed opposite to that of angular displacement. Or from equation number 3, angular acceleration is directly proportional to magnitude of angular displacement and is directed opposite to that of angular displacement. Hence, such a motion is called as angular simple harmonic motion. तो अभी डेफिनेशन बना लेंगे इसका. Let us define angular SHM. कैसे डिफाइन करोगे? Angular motion in which restoring torque or angular acceleration is directed opposite to that of angular displacement and is directly proportional to magnitude of angular displacement is known as angular simple harmonic motion. Angular motion in which restoring torque and या फिर or whatever it is and angular acceleration is directed opposite to angular displacement मतलब theta and is directly proportional किसको directly proportional है? To the magnitude and is directly proportional to the magnitude of angular displacement. Angular displacement is known as angular SHM.
is known as angular simple harmonic motion. Clear? राइट। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम था, वैसे वी वांट टू हैव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वापस सेम ही मेथड है जैसे वहां पे था, एग्जैक्टली सेम। तो ये जो चैप्टर है इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ये छोड़ना मत। ठीक है, ये नीड एंड ऑल्सो स्टेट बोर्ड पार्ट। तो अब स्टार्ट करोगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 you have alpha equal to minus c by I into theta. But what we already know is alpha होता है d omega by dt और omega होता है d theta by dt। मतलब ultimately you will get d2 theta by dt square, right? ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, therefore from equation number 3 and 4 what you have is अल्फा की जगह पे d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाय I इंटू थीटा। therefore d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस c बाय I इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ angular simple harmonic motion. This is differential equation of angular SHM. Clear यहाँ तक, right? तो extremely simple SHM का मतलब oscillations का जो पहला टॉपिक है, और ये exactly same, सिर्फ linear को angular बना दो, done. Exactly same process, same flow, सब कुछ same। वहां पे स्प्रिंग था, यहाँ पे स्ट्रिंग है, वहां पे ब्लॉक था, यहाँ पे डिस्क है। वहां पे वर्टिकल सपोर्ट था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। स्प्रिंग का एक एंड वर्टिकल सपोर्ट को कनेक्टेड था, एक मास को कनेक्टेड था। यहाँ पे स्प्रिंग का एक सपोर्ट को है, दूसरा डिस्क को है। सेंट्रली अटैच्ड है, सेंट्रली अटैच्ड इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर। गुड। तो इज दिस क्लियर, राइट? एंड देन अगेन वन मोर सिमिलरिटी, हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए स्प्रिंग का केस लिया था अटैच टू अ ब्लॉक, लेकिन उसके बाद से हमने स्प्रिंग हटा दिया। उसके बाद हमने बोला पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, बिटवीन टू पॉइंट्स। इट मे स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, इट मे स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन स्प्रिंग का एग्जांपल सिर्फ कॉन्सेप्ट को इमेजिन करने के लिए था कि हमने ब्लॉक को राइट में शिफ्ट किया तो क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया तो क्या होगा। उसके बाद से हमने कहीं पे भी स्प्रिंग मेंशन नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी, मतलब वो जनरल केस था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और ये जनरल केस है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, राइट? तो जो पहला टॉपिक वहां था इट वाज जस्ट फॉर यू, वो स्प्रिंग क्यों लिया, वो ब्लॉक क्यों लिया, वो था सो दैट यू कैन कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ सिचुएशन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही आइडिया है। ये हमने क्यों लिया है, ये हमने सिर्फ इसके लिए लिया सो दैट यू कैन कनेक्ट कि क्या होगा यहाँ, व्हाट इज हैपनिंग। डिस्क रोटेटेड क्लॉकवाइज, रिस्टोरिंग टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज। अब हर बार तो डिस्क ही है, स्ट्रिंग ही है, ऐसा तो नहीं है, राइट? यू मे हैव अ मैग्नेट व्हिच इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट वाइब्रेटिंग। मैं जस्ट एक कंपेरिजन के लिए बता देता हूँ। जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करने के बाद, स्प्रिंग का एग्जांपल से डिफाइन करने के बाद, आपने बाद में और एग्जांपल लिख दिए थे। आपने बताया मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन is also linear simple harmonic motion. Then the motion of pendulum displaced through small angle is also linear simple harmonic motion. और simple pendulum को हमने आज वापस रिपीट किया, हमने प्रूव किया कि इट इज linear
simple harmonic motion. So similarly when you take the case of this, और एक बार आपने प्रूव कर दिया कि ये रोटेशनल मोशन भी एंगुलर एसेशन हो सकता है, तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल भी है. तो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in a uniform magnetic field is also an example of angular simple harmonic motion. अब थोड़ा सा प्रॉब्लम सिर्फ इतना आएगा आपको कि अभी तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हुआ नहीं है, मैग्नेटिज्म हमारा बाकी है, तो फॉर्मूला डिराइव करना बाकी है, और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आई जस्ट एक्सप्लेन यू, आई टेल यू कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फिर हम डिराइव भी करेंगे. अगला ही चैप्टर है वो, उसमें डिराइव कर लेंगे हम लोग. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो. नंबर वन, यूनिफॉर्म फील्ड, इसका मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म फील्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड हाउ डू यू शो, हाउ डू यू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फील्ड्स: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल. यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सेम एवरीवेयर. मतलब मैं ए पॉइंट पे फील्ड मेजर करता हूँ, मैं बी पॉइंट पे फील्ड मेजर करता हूँ, मैं सी पॉइंट पे फील्ड मेजर करता हूँ, मैं डी पॉइंट पे फील्ड मेजर करता हूँ, तो चारों पॉइंट पे वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. मतलब फील्ड इज अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना मतलब आप क्या करोगे, आप पैरेलल वेक्टर्स शो करोगे. तो व्हेन यू शो पैरेलल वेक्टर्स, it means the magnitude as well as direction of the field is same everywhere. इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड. अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे खत्म होगा, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो it starts from north pole, it ends at south pole, and this is denoted by B. तो हमने बोला है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अब लाते हैं मैग्नेट को. हमारे पास एक मैग्नेट है, और रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर कि देयर आर टू स्टेबल पोजीशंस. एक्चुअली एक स्टेबल एक अनस्टेबल होता है, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल समझ लो. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. कौन से दो पोल? North and south. So whatever you have learned in 11th standard is sufficient for this. इस टॉपिक के लिए उतना sufficient है. North and south. तो ये साउथ है, तो साउथ को कौन कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ. तो यहाँ पे कौन आएगा? नॉर्थ. और यहाँ पे क्या आएगा? साउथ. दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन. इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ मैग्नेट, जहाँ पे north of the magnet is pointing to the south of external field and south of the magnet is pointing towards north of external field. This is called as most stable state. क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट स्टेबल. और मोस्ट अनस्टेबल पता है क्या होता है? इसका उल्टा. दिस इज मोस्ट अनस्टेबल स्टेट where south is facing south and north is facing north. So remember this. Fine. तो ठीक है, doesn't matter. ओके, क्लियर. तो जब मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा तो नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. नाउ इमेजिन और रिमेंबर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक एक्सिस मतलब क्या. A line passing through north and south is called as magnetic axis. तो ये magnetic axis है. This is not magnetic field. This is not external magnetic field. This is magnetic axis. तो ये क्या है? Magnetic axis, right? तो initially magnetic axis is parallel to the external uniform magnetic field. External uniform magnetic field north to south. मैग्नेटिक एक्सिस भी सेम डायरेक्शन में है, तो दे आर पैरेलल. अब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है. जैसे स्प्रिंग का केस, जैसे डिस्क का केस. जैसे स्प्रिंग का केस, व्हेन द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, दिस इज मोस्ट स्टेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट. जैसे डिस्क का केस, नो ट्विस्ट, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट. वैसे ही मैग्नेट का केस, दिस इज द मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट. Most stable is the most relaxed state.
अब हम क्या करेंगे, अब हम जानबूझ के इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। तो वी विल डिस्प्लेस इट विथ अ स्मॉल एंगल, थ्रू अ स्मॉल एंगल। तो जब आपने इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, व्हेन यू डिस्प्लेस इट थ्रू अ स्मॉल एंगल, रिमेंबर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये उसका एक्सिस था। तो एक्सिस एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ। तो एक्सिस ऐसा हो गया, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट है ये, थीटा। देयर इज सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब ये कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल। फील्ड का क्या है, साउथ पोल। आपने डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, क्या होगा, पहले मोस्ट स्टेबल स्टेट था, नॉर्थ एंड साउथ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि अट्रैक्शन नॉर्थ और साउथ में ही होता है, पता है ना ये। फिर हमने मैग्नेट को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन अभी भी वही है, तो साउथ अभी भी ऊपर है, ये नॉर्थ है, क्या होगा, दिस नॉर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड साउथ, गोज वाइब्रेट्स, राइट, करेक्ट। तो स्प्रिंग और मास का केस क्या था, डिस्प्लेसमेंट टू द राइट, फोर्स टू द लेफ्ट, जैसे ही लाया और छोड़ दिया, ऑसिलेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्क रोटेट करो क्लॉकवाइज, रिस्टोरिंग टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे बेटर इफ आई हैव, यस वेरी गुड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और दिस वन इज बार मैग्नेट। पहले स्टेबल सिचुएशन में था, अब मैंने इसको ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, क्या होगा, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो इट वाइब्रेट्स, ये ऐसा वाइब्रेट होगा, और ये वाइब्रेटरी मोशन ये भी एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो अगर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो कंडीशन वही है सब, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद माइनस साइन। तो वो शो करना पड़ेगा, वो शो कैसे करोगे, शो करने के लिए एक्सट्रीमली सिंपल, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So that is given by mu b sin theta। म्यू इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद है, P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, राइट। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। And this is the angle between axis of magnet and uniform magnetic field. Good. If theta is small, remember angular SHM में angular displacement क्या है, small है। तो if theta is small, sin theta is approximately equal to theta, correct, right। और हमने जब मैग्नेट को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, हेंस द माइनस साइन। क्लियर, तो हो गया प्रूव, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा विद माइनस साइन। मतलब मोशन कौन सा है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर अल्फा का केस लेना है तो टॉर्क इज आई अल्फा, आई अल्फा इक्वल टू क्या, हाँ, इक्वल टू माइनस माइनस म्यू बी थीटा। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, ओके। seems like this 1 hour already, ठीक है। तो टॉर्क का माइनस म्यू बी थीटा एंड टॉर्क होता है आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। तो अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई थीटा। म्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, मतलब अल्फा, अल्फा ये अल्फा है, ये कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये साइन किसका है, प्रोपोर्शनलिटी का है। तो एंगल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। हेंस प्रूव कि जो मैग्नेट का मोशन था इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
इट इज नथिंग बट एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।